अब बात करते हैं डिमांड क्या है। इट्स अ डिज़ायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू स्पेंड। इसे ऐसे समझो, मान लो मुझे फरारी चाहिए पर जेब में पैसे नहीं है, तो वो डिमांड नहीं है। डिमांड तब बनती है जब आपके पास पैसा भी हो और उसे खर्च करने की एबिलिटी भी हो। ठीक है। अब फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। पहला आता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सिंपल, प्राइस ज़्यादा डिमांड कम। सेकंड आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम बढ़ी तो लग्जरी पे खर्चा बढ़ेगा। आज आपके पास पैसे कम है तो आप एशियन खरीद रहे हैं, कल आपके पास पैसा ज़्यादा होगा आप जॉर्डन खरीदोगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंस। ट्रेंड क्या है स्किनी जीन्स का? अब कोई भी नहीं ले रहा है। ठीक है, ये आपके टेस्ट और हैबिट पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेस्ट आएगा वैसे वैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। फोर्थ पॉइंट आता है एक्सपेक्टेशन। कल प्राइस बढ़ने वाला, आज ही ले लो। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे लिमिट रहती है, 3 डेज़ सेल लगी है, 3 डेज़ 4 डेज़, उसके बाद उसका प्राइस दुगना हो जाएगा, 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, इस तरफ के। तो ये डिमांड क्रिएट करने के लिए एक टेक्निक होती है ताकि आपकी एक्सपेक्टेशन हिट हो कि कल इसका प्राइस बढ़ जाएगा और आप उसको आज ही खरीद लो। जब भी एक्सपेक्टेशन क्रिएट होती है तब भी प्राइस डिमांड बढ़ती है। ठीक है। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट पॉपुलेशन। ज़्यादा लोग ज़्यादा डिमांड। ठीक है। सिक्स पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर अमीर के पास सारा पैसा हो तो लग्जरी की डिमांड ज़्यादा हो। जिस एरिया में सिर्फ अमीर लोग हैं वहाँ पे सिर्फ लग्जरी प्रोडक्ट ही बिकेंगे, वहाँ पे सस्ते प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे। ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। अगर जहाँ गरीब लोग हैं वहाँ पे कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, वाइस वर्सा है। ठीक है। फिर सेवन पॉइंट आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट जीएसटी कम करती है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, है ना। किसी भी प्रोडक्ट पे अगर जीएसटी कम करती है कि हम इस प्रोडक्ट पे जीएसटी 5% घटा देते हैं तो उसकी डिमांड कल बढ़ जाएगी मार्केट में। और बाकी कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी क्रिएट करता है जिससे डायरेक्टली डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। अब आते हैं यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गुड्स के टाइप। सबको पता है बट फिर भी एक थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स। चाय का प्राइस बढ़ा तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी, रिप्लेस कर सकता है। ऐसे गुड्स जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कार ली, पेट्रोल भी लेना पड़ेगा, साथ में यूज़ होती हैं वो चीज़ें जो साथ में यूज़ होती हैं। चाय पत्ती ली तो चीनी भी लेनी पड़ेगी, है ना। और थर्ड आता है इन्फीरियर गुड्स। ये घटिया नहीं है, बस इनका इनकम बढ़ने पर लोग इन्हें लेना बंद कर देते हैं। जैसे लोकल ट्रांसपोर्ट, इनकम बढ़ी तो ऊबर ले लिया, है ना। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिमांड स्केड्यूल, डिमांड कर्व, डिमांड फंक्शन। ये थोड़ा हैवी लगता है बट ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है। सिंपल टर्म्स में तुम्हें बताता हूँ। जब हम डिमांड को टेबल में लिखते हैं तो वो स्केड्यूल है, जब उसी को ग्राफ पे उतार देते हैं तो डिमांड कर्व बन जाता है, और जब हम इसे इक्वेशन में लिखते हैं तो ये डिमांड फंक्शन है। याद रखना, इंडिविजुअल मतलब एक इंसान और मार्केट मतलब पूरे मार्केट की डिमांड। अब आते हैं लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगी, इतना सिंपल। बट ये तभी काम करता है जब सेटर्स पेरिबस हो, मतलब बाकी सब कांस्टेंट। इसकी जो एग्जम्पशन की लिस्ट है, इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए, नो चेंज इन टेस्ट आना चाहिए, नो फ्यूचर प्राइस चेंज आना चाहिए। जितने मैंने आपको फैक्टर्स बताए वो सब इसके एग्जम्पशन में आ जाते हैं कि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ही तुम्हारे पिताजी की इनकम अचानक डबल हो गई तो प्राइस बढ़ने के बाद भी तू वही चीज़ लेगा तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया, क्योंकि एग्जम्पशन टूटी। जब तेरी इनकम डबल हो गई और प्राइस भी डबल हो गई तो तुझे पे कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है, तो उसको खरीदेगा ही, है ना। अगर प्राइस डबल हो जाता, तेरी इनकम उतनी ही रहती, तब तो उसको नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि अब वो तेरे बजट से बाहर जा रहा है, क्योंकि उसका प्राइस डबल हो गया तो उसके रिप्लेस करेगा, उसको सब्स्टिट्यूट ढूंढेगा। ठीक है। ये होता है, इसलिए सारे के सारे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होना चाहिए, यही सेटर्स पेरिबस है। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो एग्जाम में बहुत आता है कि वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। अब लॉजिक सुनो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से ये नीचे आता है। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? जो हमारे मार्शल साहब थे उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे आप एक चीज़ बार बार लेते हो उससे मिलने वाली खुशी कम हो जाती है, इसलिए एक्स्ट्रा यूनिट तभी खरीदोगे जब प्राइस कम हो। सिंपल। इसका एग्जाम्पल पिज़्ज़ा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। आपको आज डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा 300 का बढ़ रहा है, आपने खरीदा,
ठीक है, आपने 3 पीस खा लिए। फर्स्ट स्लाइड में आपको मज़ा आया, सेकंड स्लाइड में थोड़ा कम मज़ा आया, थर्ड स्लाइड में आपका पेट भर चुका है, चौथी स्लाइड खाने का आपका बिल्कुल मन नहीं है। तो अगर मैं आपको उस समय बोलूँ कि आप पिज़्ज़ा खरीदोगे 300 का, दूसरा आप बोलोगे नहीं भाई मैं नहीं खरीदूंगा। बट अगर वहीं पे एक ऑफ़र चला जाए कि अब जो सेकंड पिज़्ज़ा है वो 150 रुपये का हो रहा है, 50% हाफ प्राइस पे आ रहा है, तो मे भी आप उसको ले लो कि यार थोड़ी देर में खा लूँगा, कोई बात नहीं, है ना। मतलब आप तभी दूसरी डिमांड क्रिएट करोगे जब उसका प्राइस गिरेगा। ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको इसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। दूसरा आता है इनकम इफेक्ट। मान लो पेट्रोल 100 से 50 को हो गया, आपकी जेब में 50 रुपये बच गए, इससे बोलते हैं रियल इनकम का बढ़ना। अब आप उस 50 से और पेट्रोल ले सकते हो। ठीक है, अब आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब कॉफ़ी सस्ती होती है तो चाय पीने वाले भी कॉफ़ी पीने लग जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हिग्स और एलन ने बहुत डीपली समझाया है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से लोग शिफ्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं जब उनके जिस गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं उसका प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर गुड्स आपकी इनकम नहीं बढ़ी और गुड्स का प्राइस बढ़ गया, आपकी इनकम सेम ही है, तो आप उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढोगे कि उसको किस चीज़ से आप रिप्लेस कर सकते हो, किस चीज़ से आपको उतनी सेटिस्फाइंग लेवल मिलेगा या फिर उससे थोड़ा कम यूटिल्स आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीजन ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ठीक है, ये चारों उसमें होने चाहिए। ठीक है, इन चारों के अलावा अगर कोई और चीज़ वहाँ पे है तो उसकी वजह से डिमांड कर्व नीचे नहीं जाता, बट ये 4 पॉइंट वहाँ पे आने चाहिए। अब आते हैं एक्सेप्शन पे। सर रॉबर्ट गिफन ने देखा कि ब्रेड की प्राइस बढ़ने पर भी लोग ब्रेड ज़्यादा खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने गरीब थे कि मीट नहीं ले सकते थे, तो पेट भरने के लिए महंगी ब्रेड ही ली। ठीक है, यही गिफन गुड्स हैं कि प्राइस उनका बढ़ा पर फिर भी तुम उनको ले रहे हो क्योंकि वो एसेंशियल है, तुम्हें वो चाहिए ही चाहिए, अगर वो नहीं लोगे तुम भूखे मर जाओगे। वो गिफन गुड्स है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत प्यारी लाइन आती है, ऑल गिफन गुड्स आर इन्फीरियर बट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर नॉट गिफन। ये स्टेटमेंट नेट का फेवरेट है, इसे याद रखना। ऑल गिफन गुड्स आर इन्फीरियर बट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर नॉट गिफन। सारे एसेंशियल गुड्स सस्ते हो सकते हैं पर सारे सस्ते गुड्स एसेंशियल नहीं हो सकते, ज़रूरी नहीं हो सकते कि उन्हें तुम प्राइस बढ़ने पर भी लोगे ही। ठीक है, अब आता है वेबरन इफेक्ट। ये दूसरा एक्सेप्शन है, इसे कॉन्स्पिशियस कंजप्शन भी कहते हैं। अमीर लोग शो ऑफ के लिए महंगी चीज़ें लेते हैं। अगर डायमंड का प्राइस गिर जाता है या फिर जो लग्जरी प्रोडक्ट उसका प्राइस गिर जाता है या कम हो जाता है तो वो उसे नहीं लेंगे, उनका स्टेटस गिर जाएगा क्योंकि वो सस्ता हो गया है। इसको वेबरन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, कि मतलब यहाँ पे प्राइस गिरा पर फिर भी डिमांड नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि वो लग्जरी गुड्स थे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे जहाँ गलती करते हैं वो वाला पॉइंट आने वाला है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में मूवमेंट आती है और चेंज इन डिमांड में शिफ्ट आता है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, जब सिर्फ प्राइस बदले, अगर प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ी तो उसे एक्सटेंशन कहेंगे, और अगर प्राइस बढ़ने से डिमांड गिरी तो उसे कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, सिंपल कर्व वही रहेगा, बस हम ऊपर नीचे मूव करेंगे। फिर चेंज इन डिमांड को ऐसे समझो, जब प्राइस वही है पर इनकम या फैशन बदल गया। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाता है, खिसक जाता है अपनी जगह से। राइट साइड शिफ्ट मतलब इंक्रीज और लेफ्ट साइड शिफ्ट मतलब डिक्रीज। बस इतना, इसको समझ लो, बहुत इजी है और बहुत बेहतरीन है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में मूवमेंट होता है और चेंज इन डिमांड में शिफ्ट आता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में सिर्फ कर्व मूवमेंट करता है और चेंज इन डिमांड में पूरा का पूरा ग्राफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, जब सिर्फ प्राइस बदले, अगर प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ी तो उसे एक्सटेंशन कहेंगे, और अगर प्राइस बढ़ने से डिमांड गिरी तो उसे कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। कर्व वही रहेगा, बस हम ऊपर नीचे मूव करेंगे। ठीक है, और चेंज इन डिमांड में जब प्राइस वही है पर इनकम या फैशन बदल गया, इसमें पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही खिसक जाता है, शिफ्ट हो जाता है। राइट साइड शिफ्ट मतलब इंक्रीज, लेफ्ट साइड शिफ्ट मतलब डिक्रीज। बस।